हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी जानते हैं कि इन बुलेटिन्स में मैं आपके सामने आज के दिन की बहुत बड़ी खबरें लेके आता हूं, ऐसी खबरें जिनका आपकी परीक्षा में प्रभाव पड़ सकता है, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हम सभी जानते हैं कि चीन की जो एक महत्वाकांक्षा है वो है कि उसको एक वैश्विक साम्राज्य स्थापित करना है। औपनिवेशिकवाद अब समाप्त हो चुका है, यानी कि अब वैश्विक साम्राज्य स्थापित करने का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि जैसे अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था आप वैसे करो, यानी कि आप दूसरे देशों पे कब्जा करो। ऐसा अब करना संभव नहीं है और ना ही उस तरह का अब राजनीतिक परिवेश रह गया है। तो ऐसे में जो दुनिया पर राज करने की महत्वाकांक्षा होती है वो पूरी हो सकती है व्यापार से और कनेक्टिविटी से। ये बात समझ में आती है आपको? ये तो क्लियर है ना। अब देखिए, यह संभव नहीं है कि एक देश दूसरे देशों पर आक्रमण कर ले, उन पे अपने शासक स्थापित कर दे, उनको अपना उपनिवेश बना ले। वो टाइम अब चला गया। लेकिन अब दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा माना जाएगा? जिसका दुनिया में सबसे ज्यादा देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार है, माफ कीजिएगा, जिसके परिवहन आदि के संबंध जो है वो दूसरे देशों के साथ बहुत ज्यादा सरल हैं। और इसी महत्वाकांक्षा को दिमाग में रखते हुए चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव लेकर आया था। हम सभी जानते हैं कि अगर आप पिछले दशक की सबसे बड़ी सामरिक घटनाओं की, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की घटनाओं की बात करें तो बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव ने जिस तरह से जोर पकड़ा था, जिस तरह से वो दुनिया में एक बहुत बड़ी, एक तरह से हम कह सकते हैं शुरुआत बन के आया था, उस तरह उसने दुनिया के एक तरह से राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। लेकिन हुआ क्या है, अब धीरे धीरे बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव का जो प्रभाव है वो घटना शुरू हो गया है। तो उसी कड़ी में क्या हुआ है कि चीन के इस बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव से एक बहुत बड़े देश ने औपचारिक तौर पे किनारा कर लिया है, इसको छोड़ने का ऐलान कर दिया है, और वो देश है इटली। इटली ने आज औपचारिक तौर पे अब से कुछ देर पहले चीन को सूचित कर दिया है कि आज की तारीख से हम बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव को छोड़ रहे हैं। याद रखिएगा, इसकी घोषणा, इसका अंदेशा, इसकी चर्चा बहुत पहले से थी। जब इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भारत आई हुई थी G20 के सम्मेलन के लिए, उस समय भी क्योंकि चीन के राष्ट्रपति उस समय नहीं आए थे G20 में भारत, लेकिन चीन के प्रीमियर ली कीयांग साहब जब भारत आए थे तब उन्होंने ली कीयांग साहब से भी यह कहा था, मेलोनी ने, कि जो BRI जो है, बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव जो है, वो हमारा जो उससे अपेक्षा थी उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, इसलिए इटली उससे अब ज्यादा समय तक जुड़े रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। इटली का कोई रुचि नहीं है कि वो BRI से ज्यादा समय तक जुड़ा रहे। लेकिन तब भी एक औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, यह काफी चर्चा में रहा था, मैंने भी आपको पढ़ाया था। लेकिन अब जो है औपचारिक तौर पर इटली ने BRI को छोड़ दिया है। याद रखिएगा, बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव जो है वो एक तरह से चीन का एक ऐसा इनिशिएटिव माना गया था, चीन की एक ऐसी शुरुआत मानी गई थी जिससे वो दुनिया के व्यापार और दुनिया की राजनीति पर पश्चिमी देशों का जो आधिपत्य है, और जब मैं पश्चिमी देश कहता हूं तो आप समझ सकते हैं कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोप है उनकी बात कर रहा हूं। तो इन देशों का जो आधिपत्य है उसको चुनौती देने के लिए ही ऐसा माना गया था कि चीन ने बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। ऐसे में इटली का इससे जुड़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इटली एक पश्चिमी देश है। जब 4 साल पहले इटली इस BRI से जुड़ा तो यह एक तरह की बहुत बड़ी खबर मानी गई, क्योंकि इटली न सिर्फ एक पश्चिमी देश है बल्कि विकसित देशों के समूह G7 का सदस्य भी है। भाई, इटली तो एक G7 देश है, और हम सभी जानते हैं G7 को आपने देखा होगा, कई बार मैंने अपने अलग अलग लेक्चर्स में G7 की आलोचना भी ये करी है कि ऐसा लगता है कि जो पुराने धनवान लोगों ने अपना एक समूह बना रखा है जहां पर बैठ के वो दुनिया पर राज करने का सपना देखते हैं, ऐसा एक G7 समूह है। तो उस समूह का भाग होने के बावजूद इटली ने BRI को ज्वाइन किया, जबकि BRI का उद्देश्य जो था वो था कि इन पश्चिमी देशों के ही आधिपत्य को घटाना, और तो कोई लक्ष्य नहीं था BRI का।
कि इन पश्चिमी देशों के ही आधिपत्य को घटाना जो है यही बीआरआई का लक्ष्य था। और इसके बावजूद इटली ने आज से 4 साल पहले इस समूह को, बीआरआई को ज्वाइन किया था G7 की ओर से। G7 की ओर से इटली अकेला देश था जिसने इसको ज्वाइन किया था, बाकी किसी भी G7 देश ने इसकी सदस्यता नहीं ली थी, इससे जुड़ने का प्रयास नहीं किया था। यह माना गया था कि इटली जो है वो एक तरह से एक साम्यता, एक संतुलन बनाकर रखना चाहता है। इटली जो है वैश्विक राजनीति में पूरी तरह से एक पक्ष की ओर नहीं होना चाहता था। उस समय यह कहा गया था कि इटली चाहता है कि वो सबको खुश करके रखे ना, मतलब हम भाई चीन के भी साथ हैं, हम अमेरिका के भी साथ हैं उस समय। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जो हमको याद रखनी है कि उस समय, आज से अगर आप 4 साल 5 साल पहले का समय देखेंगे तो उस समय संबंधों में कड़वाहट भी उतनी नहीं थी जितनी आज है। उस समय भी चीन और अमेरिका प्रतिद्वंदी थे, लेकिन चीन और अमेरिका के संबंध जो हैं वो अपेक्षाकृत, अगर आप आज से तुलना करें तो थोड़े मधुर थे, थोड़े बेहतर थे। अब संबंधों में जिस तरह की गिरावट आ गई है उस तरह की गिरावट उस समय नहीं आई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो इटली ने कुछ साल इस प्रक्रिया को चलाया। तो अब हुआ क्या, धीरे 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 धीरे, जैसा कि हमने हाल ही के समय में देखा कि चीन और पश्चिमी देशों के संबंधों में एक अलग लेवल की गिरावट आ चुकी है। ये तो हम जानते ही हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक न्यूनतम स्तर आ चुका है कि अब इसके बाद युद्ध ही हो सकता है। अब आप क्या है, अब चीन और अमेरिका मतलब और लगभग औपचारिक तौर पे शत्रुता घोषित कर ही चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 4 सालों ने काफी योगदान दिया उसमें, और उसके बाद अब बाइडेन साहब के भी जो वर्ष चल रहे हैं वो ऐसा कोई संबंध को सुधारने का काम तो कर नहीं रहे। तो इस कारण से क्या चल रहा है, चीन और अमेरिका के संबंध जो है वो एकदम रसातल पे आ चुके हैं। तो ऐसे में इटली के लिए अब यह बड़ा मुश्किल हो चुका है कि वो दोनों में से किसी एक पक्ष को ना चुने। भाई जब आप समझ रहे हो ना, अगर आपके 2 लोगों से दोस्ती है और उनके संबंध भी बहुत खराब नहीं है तो आप रह सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उन दोनों में बेहद झगड़ा हो जाए आपके 2 दोस्तों में, तब यार आपको भी किसी एक से तो दोस्ती तोड़नी ही पड़ जाएगी। ये होगा कि नहीं होगा? वो होता है कि आपका एक दोस्त कहेगा यार ये क्या है, या तो तू उसके साथ रहे या मेरे साथ रहे, है कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ इटली के साथ हो गया। इटली के लिए अब यह असंभव सा हो गया कि वो दोनों पक्षों से जुड़ा रह पाए, और ऐसे में इटली ने स्वाभाविक तौर पे पश्चिमी देशों के साथ जुड़े रहना ज्यादा प्रेफर किया, उसको ज्यादा इटली ने प्राथमिकता दी, और बीआरआई से उसने निकलने का फैसला जो है वो कर लिया। ठीक है, एक कारण तो यह है जो मेरे विचार में ज्यादा बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि यार जब आप किसी भी समूह का हिस्सा बनते हो तो उस समूह से दोनों को लाभ होना चाहिए। यह बात है कि नहीं है भाई? ये होता है कि नहीं होता? आप जैसे अक्सर बच्चे मेरे को बोलते हैं सर, एक बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आते हैं कि सर एक ना स्टडी ग्रुप है, वहां मेरे 5 मित्र हैं, वो साथ में पढ़ाई करते हैं, क्या आपको लगता है इससे लाभ होगा? तब मैं उनको हमेशा एक ही सलाह देता हूं कि हमेशा ये देखो, बहुत बेहद स्वार्थी बन जाओ इस चीज में, हमेशा ये देखो कि उस स्टडी ग्रुप में आपको भी लाभ हो रहा है कि नहीं, या फिर आप हमेशा टीचर की भूमिका में होगे। आप जाते हो, आपके दोस्तों को कुछ नहीं आता, आप उन्हें पढ़ा के घर चले आते हो। यह मत करना। अगर दोनों पक्षों को लाभ मिल रहा है तभी इस समूह का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। तो इटली ने जब बीआरआई ज्वाइन किया था तब इटली को एक बहुत बड़ा जो उम्मीद थी, वो उम्मीद क्या थी कि चीन के साथ इसका व्यापार बढ़ेगा। और भाई आजकल की दुनिया में हर देश व्यापार बढ़ाना चाहता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हर देश चाहता है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े, लेन देन बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा। तो अगर आप देखेंगे तो जो कुछ आंकड़ा आज यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है उसके हिसाब से इटली से चीन की तरफ जो निर्यात होता था, जो इटली से चीन की तरफ निर्यात होता था, उसकी संख्याएं $14.5 बिलियन पहले थी, उससे बढ़ के कहां पहुंच गई है? करीब 18.5 बिलियन यूरो है, माफ कीजिएगा डॉलर नहीं है, यूरो है। उससे बढ़कर 18.5 बिलियन यूरो पर यह आ चुकी है। ठीक है, बढ़ोतरी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। 14.5 से 18.5 बिलियन यूरो तक यह आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चीन से इटली की तरफ जो निर्यात हो रहा है बीआरआई में शामिल होने के बाद, वो पहले 33.5 बिलियन यूरो था, और अब वो कहां पहुंच चुका है? 50.9 बिलियन यूरो तक आ चुका है। समझ रहे हैं आप?
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां इटली के लिए अगर आप पहले केवल डेफिसिट देखें, ट्रेड का नुकसान देखें कि व्यापार में नुकसान कितना है, तो लगभग पहले इटली का जो ट्रेड का नुकसान था वो 19 बिलियन यूरो था। अब ये ट्रेड का नुकसान, इन दोनों का अंतर है कि भाई आप जितना निर्यात करते हो जितना आयात करते हो, उनका अंतर जो है वो आपके व्यापार का नुकसान है। तो अब ये अंतर जो है, अब ये नुकसान जो है, ये 32.4 बिलियन यूरो हो चुका है। यानी कि आपने जब ये समझौता किया तो आपका जो व्यापार घाटा है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई। यानी कि आपके बाजार जो है वो चीन के माल से भर गए, लेकिन आपके माल से चीन के बाजार उस हद तक नहीं भरे। तो निश्चित तौर पे मैं आपको फिर से बता दूं, इकोनॉमिक्स का टीचर होने के नाते, कि देशों का व्यापार आपस में करना अच्छा होता है। हर चीज जो होती है वो व्यापार घाटे पर ही निर्भर नहीं होती, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बार बार सिखाया है कि हर चीज एक संतुलन में ठीक होती है। कि थोड़ा बहुत व्यापार घाटा हो रहा है लेकिन मेरा व्यापार बढ़ रहा है, मेरे को ठीक लगेगा। लेकिन यार अगर मेरा व्यापार घाटा लगभग दुगना हो गया तो यार फिर मैं सोचूंगा कि क्या यह समझौता मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो मुख्यतः इटली ने यह जो निर्णय लिया है बीआरआई को छोड़ने का, इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो पश्चिमी देशों और चीन के संबंध अब इतने रसातल पे आ चुके हैं तो इटली के लिए शायद यह संभव नहीं था कि वो दोनों के साथ संबंध बना के रखे। और दूसरी चीज जो है वो क्या है कि व्यापारिक घाटा जो है इटली का वो आसमान छू रहा है। ऐसे में इटली को ऐसा लगता है कि यार इस समझौते से हमें कोई खास लाभ नहीं हो रहा है। तो स्वतः तरीके से ये जो समझौता था ये मार्च 2024 में खुद से इसको रिन्यू होना था, इसको दोबारा एक बार लागू किया जाना था। लेकिन अब इटली ने कह दिया है कि हम इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं। निश्चित तौर पे चीन के लिए एक बड़ा झटका है। पश्चिमी देशों में जो चीन ने सेंध लगाई थी एक कि भाई इटली को अपने समझौते में शामिल कर लिया था, वो एडवांटेज, वो लाभ जो है चीन खो चुका है। चीन की अर्थव्यवस्था भी अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। वैश्विक विश्वास भी जो एक चीन पर होता था वो घटता जा रहा है। तो ये समय जो है इस समय चीन के अनुकूल निश्चित तौर पर नहीं है। तो चीन की जो एक जो शक्ति है, चीन की जो वैश्विक शक्ति है, उस पर इसका प्रभाव पड़ना निश्चित है। वो प्रभाव कैसे पड़ेगा, उसके और क्या क्या असर देखने को मिल सकते हैं, ये जैसे ही समाचारों में आएगा या फिर जैसे ही इस पर कोई एनालिसिस आएगा वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। लेकिन जाने के पहले मैं आपको बस जल्दी से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है 14 तारीख से। तो अगर आप अब तक जुड़े नहीं हैं तो 14 तारीख से हमारा बैच 5 शुरू हो रहा है। शाम को 6 बजे वाला बैच है, याद रखिएगा। इवनिंग बैच है ये, 6 बजे क्लास शुरू होगी, 9 बजे के आसपास खत्म होगी। एजे लाइव कोड लगाइए और 24,999 में जुड़ जाइए। ये आपकी तैयारी के लिए संपूर्ण बैच है। आपको जो कुछ भी चाहिए यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की तैयारी, तीनों आपकी टेस्ट सीरीज, आपको प्रिंटेड नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स, आपका आंसर इवैल्यूएशन, डेली प्रैक्टिस, डेली आंसर इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज। अगर आपका प्री क्लियर होता है तो मेंस के लिए दिल्ली बुलाया जाना, वहां पे रहना, खाना, पढ़ाई इत्यादि सब, एसए की तैयारी, सब कुछ इसमें शामिल है। इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू सब इसमें सम्मिलित है। तो एक कंप्लीट पैकेज है 24,999 में। आप वेबसाइट या ऐप पे जाके एजे लाइव कोड लगा के इससे जुड़ जाइए। शाम को 6 बजे वाला बैच है ये। और अगर आप 2024 के ही अभ्यर्थी हैं, यानी कि अभी कुछ महीने बाद, अब से 5 महीने बाद आपको अगर प्रीलिम्स देना है, तो आपके लिए फिर ये कोर्स है जिससे आप एजे लाइव कोड लगा के मात्र 7,500 में जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, इस कोर्स की वैलिडिटी केवल प्रीलिम्स 2024 तक है। इस वाले की, पिछले वाले की वैलिडिटी 2 साल है, पर इसकी वैलिडिटी केवल प्रीलिम्स 2024 तक ही है। और ये कोर्स से आप तभी जुड़े जब आपने थोड़ी बहुत प्री की तैयारी कर रखी हो, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ये एक रिवीजन कोर्स है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन तीव्र गति से पढ़ाया जाएगा ताकि प्री के पहले एक बार आपका ठोस रिवीजन जो है वो हो जाए। एसआईपी कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। इसकी क्लास 9 दिसंबर से शुरू हो रही है, दोपहर 12 बजे होगी। एजे लाइव कोड लगा के आप 7,500 में इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। तो इनमें से जो भी बैच आपको सूटेबल लगता है उससे आप जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही शक्ल प्रदान कीजिए। मेरे साथ इस बुलेटिन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।